अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्सिंग स्टैट्यूट। इसके बाद है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद है यहाँ पे फिनल मतलब जो भी यहाँ पे फिनल लॉज वगैरह होते हैं। ठीक है, देखो हमारे यहाँ पे मैक्सिमम मतलब लॉज बहुत तरीके के होते हैं। सबसे ऊपर में आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद अलग तरीके के जो है वो कॉरपोरेट लॉज होते हैं, जिसके अंदर में ये जो सारे टैक्सिंग के लॉज होते हैं। फिर क्रिमिनल लॉज होता है, फिर उसके बाद वहाँ पे सिविल लॉ होता है। अब कोई लॉ जितना ज़्यादा सीरियस या फिर उस लॉ का प्रोविजंस जितना ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, जितना ज़्यादा वो प्रोविज़न स्ट्रिक्ट होता है उस लॉ में, उतना ज़्यादा लीगल मतलब उतना ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स आने का चांसेस और ज़्यादा रहता है। जैसे हमारे देश में जो टैक्स है वो एक बहुत ही ज़्यादा डिबेटेबल एंड एक बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। तो ये जो भी स्टैट्यूट किसी भी मतलब कोई भी स्टैट्यूट अगर बनाया जाता है जो कि किसी भी टैक्स को कलेक्ट करने के लिए बनाया गया है, तो उस टैक्स वाले स्टैट्यूट या फिर बेयर एक्ट को हम लोग किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है जो कि है रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्सिंग स्टैट्यूट विथ केस लॉस। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि टैक्स होता क्या है। ठीक है, ऑल्दो टैक्स के बारे में हमें बेसिक नॉलेज तो हर किसी को है, बट वो बेसिक नॉलेज हो सकता है कि सभी को ना हो या फिर बहुत कम लोगों को हो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो टैक्स है वो होता क्या है। सो अ टैक्स इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट ऑफ अ सम ऑफ मनी मेड बाय द इंडिविजुअल टू द सॉवरेन पावर विदाउट एनीथिंग इन एक्सचेंज। मतलब एक ऐसा पैसा जो कि किसी भी देश के नॉर्मल इंडिविजुअल या फिर अगर कहें तो नॉर्मल सिटीजन को अपने देश के सॉवरेन पावर मतलब अपने सरकार को देना ही है, और जो पैसा देने के बदले में वो डायरेक्टली कोई भी चीज़ मांग नहीं सकता है, ऐसे पैसे को हम लोग कहते हैं, वी कॉल दिस एज अ टैक्स। ठीक है, मतलब टैक्स का मतलब एक ऐसा पैसा होता है, एक ऐसा पैसा जो कि हमें अपने सरकार को देना ही है और उसके बदले में हमें कुछ डायरेक्टली मिल ही जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं होता है। अब फिर ऐसा मतलब टैक्स देना ही होगा, ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑल्दो मतलब जो लोग पॉलिटिक्स वगैरह में मतलब इंटरेस्ट नहीं रखते हैं या फिर जो लोग पॉलिटिक्स को एज अ मतलब जो भी लोग पॉलिटिक्स को एज अ टैबू समझते हैं, वो लोग ये सारी बातों पे ध्यान नहीं देंगे। बट हु नो पॉलिटिक्स दे नो कि हमारा जो देश है वो एक दैट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारे देश में जितने भी लोग मतलब जो भी लोग हमारे ऊपर में राज करते हैं, चाहे वो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर हो या फिर देश का जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर हमारे देश का या फिर हमारे स्टेट का चीफ मिनिस्टर हो या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हो, वो हमारे ही द्वारा चुनी हुई रहती है। वी ओनली इलेक्ट हु इज़ गोइंग टू रूल अस। ठीक है, अब मान के चलो अगर कोई मतलब 4-5 लोग हैं, वो लोग मिल करके अगर कोई भी काम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल किसी का वहाँ पे 4 या 5 दोस्त हैं, उसमें से जो पहला दोस्त है उसका आज बर्थडे पार्टी है, तो बाकी के जो वहाँ पे 4 दोस्त होंगे वो लोग क्या करेंगे, आपस में कुछ पैसा वहाँ पे जुगाड़ेंगे एंड फिर उससे वो लोग वो जो बर्थडे पार्टी है उसको करेंगे। तो ठीक वो कॉन्सेप्ट एक डेमोक्रेसी में भी अप्लाई होता है कि जो भी लोग एक डेमोक्रेसी भारत जैसी डेमोक्रेसी में रहते हैं, वो लोग आपस में देश को चलाने का एक अंडरस्टैंडिंग हम सभी लोगों में है। तो अगर हम किसी भी सरकार को अपॉइंट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने किसी एलियन को अपॉइंट किया है या फिर किसी बाहर के आदमी को अपॉइंट किया है। नहीं, हमने जिसको भी अपॉइंट किया है वो हमारा ही एक आदमी है। तो ठीक वैसे जैसे हम एक बर्थडे पार्टी को करने के लिए 4-5 दोस्त आपस में मिल कर के एक प्लान बनाते हैं कि हम बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करेंगे एंड एक आदमी को वहाँ पे उसका एक लीडर या फिर एक मेन
एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसको मेन आदमी के तहत उसको सारी जिम्मेदारी दे दी जाती है कि ये बर्थडे पार्टी का सारा काम तू संभाल, मैं पैसा दे दूंगा। ठीक वही चीज़ एक डेमोक्रेसी में भी अप्लाई होता है कि हम जितने भी लोग भारत में रहते हैं, हम सभी ने म्यूचुअली ये अग्री किया है कि हम अपने देश को अपने तरीके से चलाएंगे। बट अब जाहिर सी बात है कि हर कोई वहाँ पे उसको नहीं चला सकता, इसलिए हम यहाँ पे अपने सरकार को अपॉइंट करते हैं। तो अगर हम सरकार को पैसा दे रहे हैं यानी तब इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी दूसरे आदमी को वो पैसा दे रहे हैं, नहीं, हम वो पैसा अपने में ही बांट रहे हैं। ठीक जैसे एक बर्थडे पार्टी में सभी लोग मिल करके एक पर्टिकुलर आदमी को पैसा देते हैं जो कि बाद में हर किसी के लिए बर्थडे पार्टी को ऑर्गेनाइज करता है, ठीक उसी तरीके से हम अपने देश को चलाने के लिए अपने देश की सरकार को पैसा देते हैं एंड फिर उस पैसे से जो सरकार है वो हमारे देश को चलाती है। अब ये बहुत लोगों को उल्टी सीधी बातें लग सकती है, बट यही यहाँ का मतलब दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो यही चीज़ जो पैसा हम बर्थडे पार्टी में देते थे वही पैसा यहाँ पे हो जाता है टैक्स। ठीक है, अब ये बात मैक्सिमम लोग समझते नहीं हैं एंड वो लोग समझना नहीं चाहते हैं। उनको ये लगता है कि अगर हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं तो हम किसी दूसरे आदमी को वहाँ पे पैसा दे रहे हैं और हमारा जो पैसा है वो हमसे छीना जा रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो या तो टैक्स इवेजन या फिर इल्लीगल तरीके से टैक्स हेविंग करने का कोशिश करते हैं। तो क्योंकि जो टैक्स है वो एक अच्छा खासा पैसे का अमाउंट को इन्वॉल्व करता है एंड ये जो पैसा है ये मैक्सिमम लोग या तो देते नहीं हैं या फिर देते हैं तो बहुत कम देते हैं, या फिर अगर देते हैं तो बाद में यहाँ वहाँ करके वो पैसा उनको वापस भी मिल जाता है। तो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न जो मतलब ये इतना एक डिबेटेबल, अब जैसे हम जानते हैं कि एक जेल के अंदर में जो सबसे खतरनाक कैदी होता है उसके लिए सबसे खतरनाक तरीके का व्यवस्था भी किया जाता है। एक क्लास के अंदर में जो सबसे बदमाश बच्चा होता है उसके लिए सबसे अच्छे तरीके से ही वहाँ पे केयर मतलब उसके लिए अच्छे तरीके से ही इंतज़ाम किया जाता है। ठीक उसी तरीके से लॉ का जो पोर्शन एक ऐसे पैसे को कलेक्ट करने के लिए बनाया जा रहा है जो पैसा मैक्सिमम लोग चोरी कर लेते हैं एंड जो देते भी हैं वो बहुत कम देते हैं, तो वैसा लॉ को मतलब एक ऐसा होना होगा जो कि जिसमें कोई लूप होल ना रहे। बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कोई भी स्टैट्यूट या फिर कोई भी लॉ जब किसी टैक्स को कलेक्ट करने के लिए बनाया जाता है तो वो जो अमाउंट मतलब वो जो लॉ होता है वो लॉ मतलब अब देखो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आज मैं 2024 में बैठ करके एक ऐसा लॉ बना दूं जो कि अगले 100 साल या फिर 150 साल तक जो ये है जो भी टैक्स का कलेक्शन है उसको वो आराम से करता रहे। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मैं यहाँ पे टैक्स वाला स्टैट्यूट बनाने का यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ वो एक ऐसे अमाउंट को इन्वॉल्व करता है जिसमें चोरी बहुत सारी होती है और बहुत सारे लोग इसमें अलग अलग तरीके से नखरा वगैरह करते हैं। तो इसी वजह से एक ऐसा स्टैट्यूट बनाना जो कि एक ही बार में सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से कोई भी आदमी अगर इनकम टैक्स एक्ट को उठा करके देखेगा तो इनकम टैक्स एक्ट में जो ओरिजिनल सेक्शंस हैं वो तो करीब 300 के करीब हैं, बट कुल मिला के अगर देखा जाए तो उसमें शायद 900 से भी ज़्यादा सेक्शंस हैं। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बनाया गया था एंड जैसे वो एक्ट बना लोगों ने उसमें से जो टैक्स का अमाउंट है उसको चोरी करना स्टार्ट कर दिया। फिर सरकार को ये पता चला, सरकार ने वहाँ पे जो है ये लगाम लगा दिया, फिर दूसरे तरीके से चोरी होने लगा। मतलब जैसे एक टैंकर होता है तो एक टैंक के अंदर में अगर कहीं से पानी लीकेज होता है तो तुम उस लीकेज को ठीक करते हो, फिर दूसरे साइड से लीकेज होने लग जाएगा, फिर तीसरे साइड से लीकेज होने लग जाएगा, फिर चौथे से। तो यही चीज़ टैक्सिंग स्टैट्यूट के थ्रू होता है कि टैक्सिंग स्टैट्यूट पहली बात तो वो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो कि टैक्स है उसको वो गवर्न कर रहा है। इसी के साथ साथ अगर यहाँ पर बात की जाए तो ये जो स्टैट्यूट है
उसमें लूप होल्स निकल आते हैं। सरकार कोई चीज़ बनाती है, लोग उसका जो जुगाड़ है वो निकाल लेते हैं। तो प्रैक्टिकली मतलब एक सर्वगुण संपन्न टैक्सिंग स्टैट्यूट बनाना लगभग में इम्पॉसिबल है। तो इसी वजह से जब भी किसी भी टैक्सिंग स्टैट्यूट का इंटरप्रिटेशन होता है तो वो हमेशा ही स्ट्रिक्ट रूल या फिर ग्रामेटिकल रूल को मान करके ही किया जाता है। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज recommended to use strict or grammatical interpretation while interpreting a taxing statute. Why? Because अगर टैक्सिंग स्टैट्यूट में हम लोग गोल्डन रूल की तरह इंटरप्रेट करने लग जाएं तो बहुत लोग मतलब गोल्डन रूल से इंटरप्रेट करने की वजह से वहाँ पे लूप होल्स का वहाँ पे पहाड़ लग जाएगा एंड ये लूप होल्स को सरकार ठीक करते करते ही पागल हो जाएगी। इसी वजह से टैक्सिंग स्टैट्यूट में ये बोला जाता है कि जो वहाँ पे लिखा है सिर्फ उसी को तुमको मानना है और कुछ वहाँ पे मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर और कुछ मानने लग गए तो लोग टैक्स की चोरी करने लग जाएंगे। तो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रेटिंग एनी टैक्सिंग स्टैट्यूट कि टैक्सिंग स्टैट्यूट शुड always be interpreted by using the literal rule or the grammatical rule of interpretation। इसमें हम लोग ये नहीं करेंगे कि भाई चलो इसको गोल्डन रूल से इंटरप्रेट करते हैं और ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक आदमी को 6,000 रुपये टैक्स देना है, बट ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है बट उसका इंटेंशन शायद 2,000 रुपये टैक्स लेने का है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं करनी है, जो लिखा है बस उतना ही तुमको समझना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है अ टैक्स इज़ अ फोर्सफुल एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी फ्रॉम द असेसी और द टैक्स पेयर बाय द सॉवरेन अथॉरिटी इन विच द टैक्स पेयर इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू एनी अश्योर्ड बेनिफिट। देखो, बेनिफिट मिलता है, ये जो लोग कहते हैं कि मैं टैक्स दे रहा हूँ मुझे बदले में क्या मिलता है, तो आंसर इज़ नो, वैसा नहीं है। मिलता है, अब तुम लेने नहीं जाते वो एक अलग बात है, बट मिलता है। So taxes place a monetary burden on the taxpayer and thus to some extent it is considered as penalty on the taxpayer which is imposed under the authority of law. Thus unless the imposition of tax is clearly backed by law, no tax can be imposed. मैक्सिमम लोग यही समझते हैं कि हमसे जो टैक्स का पैसा लिया जा रहा है ये एक मतलब ये हमसे ज़्यादती हो रही है या फिर ये हमारे ऊपर में कोई पनिशमेंट या फिर कोई पेनल्टी यहाँ पे लगाई जा रही है। सो लोग जो है वो इनकम टैक्स या फिर कोई भी टैक्स को पे करते वक्त अलग अलग लूप होल्स निकालने लग जाते हैं। इसी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बात कह दी है आर्टिकल 248 में दैट नो टैक्स कैन बी लेविड विदाउट द सैंक्शन ऑफ लॉ। Taxation statute is a fiscal statute which is enacted on the basis of trial and error method or on experimentation basis. It is not practicable for legislature to anticipate all the possible situations or conditions which may arise after the law is enacted. It is possible that the assessee might use some shortcomings in the law as a loophole and take advantage of it, as tax results in pecuniary burden on the benefit of doubt is given to the assessee in case of any contradiction। जो कि मैंने कहा कि टैक्सिंग स्टैट्यूट में लूप होल्स निकलता ही रहता है। एक ही बार में एक ऐसा स्टैट्यूट बना देना जो कि आईपीसी के तहत था, जो कि अभी तक आईपीसी अच्छा खासा चल रहा था, वो इसमें उतना आसान नहीं है। इसी वजह से इंटरप्रिटेशन हमेशा स्ट्रिक्ट रूल के थ्रू ही होनी चाहिए। स्ट्रिक्ट रूल इज एप्लीकेबल टू टैक्सेशन स्टैट्यूट्स, सो कोर्ट्स आर बाउंड टू गिव क्लियर एंड plain meaning to the words without delving into the consequences it can result in. There is no presumption of tax or intendment of the legislature to impose tax unless clearly and specifically provided। टैक्सिंग स्टैट्यूट में किसी भी तरीके का assumption या फिर इंटेंशन के ऊपर में ध्यान नहीं दिया जाता है, जो लिखा हुआ है बस उसी को माना जाएगा। Thus it is the legislature or subordinate authority to come forward and bring amendments and clarifications to rectify the loopholes। Thus direct meaning is given to words used in the statute, and in case of two interpretations coming out, that in the case that such interpretation is given which is in favor of the taxpayer, until and unless clear words are used in the statute which impose the liability on the taxpayer, then can be no burden to pay tax। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो कोई भी टैक्सिंग स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करते वक्त सिर्फ और सिर्फ उसका जो लिटरल इंटरप्रिटेशन है वही किया जा सकता है। लिटरल इंटरप्रिटेशन को छोड़ करके और कोई भी इंटरप्रिटेशन यहाँ पे अलाउड ही नहीं है।
So statutes imposing taxes or monetary burdens are to be strictly construed. The logic behind this principle is that imposition of tax is also kind of imposition of penalty which can be imposed in the language of the statute. So says a person cannot be taxed unless the language of the statute unambiguously imposes the obligation to pay tax. जब तक उसमें क्लियरली मेंशन नहीं है कि टैक्स देना है तब तक कोई भी टैक्स ना तो लिया जा सकता है, और उसमें अगर ये लिखा हुआ है कि हाँ इतना अमाउंट देना है तो उतना अमाउंट से कोई आदमी हट भी नहीं सकता है. इन अदर वर्ड्स टैक्सिंग इनैक्टमेंट आर केपेबल ऑफ टू इंटरप्रिटेशन. द इंटरप्रिटेशन विच फेवर द पर्सन हु साउट टू बी टैक्स्ड हैज टू बी एक्सेप्टेड. अ टैक्सिंग स्टैट्यूट हैज नो रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन अनलेस द लैंग्वेज अनइक्वेबली मेक इट सो. मतलब बेसिकली टैक्सिंग स्टैट्यूट में जितने भी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन हैं वो सभी बहुत हद तक अप्लाई नहीं होते हैं. इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्सिंग स्टैट्यूट्स में स्ट्रिक्ट रूल और ग्रामेटिकल रूल ही अप्लाई होता है. टैक्सेशन स्टैट्यूट इज अ फिजिकल स्टैट्यूट विच इम्पोजेस द पेक्यूनियरी बर्डन ऑन द बर्डन. ठीक है, यहाँ पे खैर ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने बार बार से वही सारी चीज़ें यहाँ पे रिपीट हो रही है. ठीक है, अब ये इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस कोरेस इंडिया लिमिटेड is relevant. In this case, the issue was pertaining to inclusion of carbon paper in the definition of the word paper. It was held by the Honorable Supreme Court that in common parlance, the word paper is one which is used for writing, packing and printing, whereas carbon paper is used entirely for different purpose. Moreover, manufacturing process of carbon paper is entirely different and complicated from that of normal paper. So, court held that carbon paper will not be included in normal paper so as to make it subject to taxation. It was held that meaning of paper is quite clear and there is no need to interpret it as to extend its meaning to. मतलब देखो हमने जो अभी देखा था मिस्चिफ रूल के बारे में, इसका ये टोटली यहाँ पे ऑपोजिट हो रहा है कि जब यहाँ पे टैक्स कलेक्शन की बात आई तो कार्बन पेपर के ऊपर में भी जो यहाँ पे स्टैट्यूट मतलब कार्बन पेपर के ऊपर में भी नॉर्मल पेपर के जैसे वहाँ पे जो ये है जो टैक्सेस वगैरह हैं उनको लेने की बात हुई. तो जो जिसके ऊपर में मतलब बेसिकली जो भी लोग पहले तो ये कब का केस लॉ है 1977 का, तो उस टाइम पे जीएसटी नहीं होता था. उस टाइम पे जो टैक्स होता था उसे हम लोग कहते थे सेल्स टैक्स. तो बेसिकली ये बोला गया कि तुमने पेपर बेचा है तो तुम वहाँ पे टैक्स दो. तो किसी आदमी ने वहाँ पे कार्बन पेपर बेचा तो उससे भी जो लोग हैं उससे भी जो ये थे जो टैक्स अथॉरिटीज़ थे वो उससे भी टैक्स मांगने के लिए चले गए. अब उसने कहा कि भाई मैं तो यहाँ पे पेपर बेच रहा हूँ, मैं कार्बन पेपर तो बेच नहीं रहा हूँ. तो उसने कहा ये कौन सा बात हुआ, तुम पेपर तो बेच रहे हो. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यहाँ पे पेपर का मतलब सिर्फ वो राइटिंग पेपर ही होगा, कार्बन पेपर नहीं होगा. लेकिन अगर ये कोई और स्टैट्यूट होता, मान के चलो कोई सिविल स्टैट्यूट होता, तो वहाँ पे शायद कार्बन पेपर को पेपर में ले लिया जाता. बट सिंस दिस इज़ अ टैक्सिंग स्टैट्यूट, हेंस ओवर हियर पेपर का मतलब सिर्फ वही लिया गया जो कि उस स्टैट्यूट में लिखा हुआ था. हेंस यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन या फिर ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन को ही जो है वो ये मतलब उसी के ऊपर में ध्यान दिया गया. ठीक है, ओके. अब इसी के तहत अलग अलग यहाँ पे जो है वो केस लॉज दिए गए हैं. मेनली तो उसी में बात बताया गया है कि बेसिकली यहाँ पे जो है वही सारी चीज़ें जो है यहाँ पे अप्लाई हो रही है. बट मैक्सिमम जो यहाँ पे बात है वो यही है कि किसी भी टैक्सिंग स्टैट्यूट को अगर हमें यहाँ पे इंटरप्रेट करना है तो हमें उसे स्ट्रिक्ट रूल या फिर ग्रामेटिकल रूल के थ्रू ही इंटरप्रिटेशन करना है. यहाँ पे कोई भी अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन नहीं होगा. ठीक है, अब टैक्सिंग स्टैट्यूट का ये तो यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया था. बट और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, वो है कि इसका प्रोसीजर क्या होगा. तो देखो, कोई भी टैक्सिंग स्टैट्यूट में 3 चीज़ें होती है. सबसे पहली बात ये देखा जाता है कि जो टैक्स है वो किसके ऊपर में लगाया जाएगा. ठीक है, फिर उसके बाद ये
किया जाता है कि वो जो भी टैक्स लगाया जाएगा उसका अमाउंट क्या है, व्हाट इज़ द अमाउंट, एंड लास्ट में वो टैक्स को वहाँ से कलेक्ट कर लिया जाता है। मतलब बेसिकली हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अपना सब्जेक्ट या फिर जो स्कोप है वो देखते हैं, फिर उसके ऊपर में कितना टैक्स लगाया जाएगा वो देखते हैं, एंड एट द लास्ट हम लोग जो है वो टैक्स को कलेक्ट करते हैं। तो ये किसी भी टैक्सिंग स्टैट्यूट में मेनली ये 3 चीज़ें ही वहाँ पे होती है। ठीक है, अब इन 3 चीज़ों के ऊपर में क्या क्या चीज़ें बताई गई है, तो सबसे पहला यही है कि सबसे पहला जो यहाँ पे है जिसे हम लोग कहते हैं द चार्जिंग सेक्शन, या फिर जिस भी चीज़ के ऊपर में वो टैक्स वहाँ पे अप्लाई होने वाला है, तो उसको बेसिकली बताया गया है कि these charging provisions must be clearly provided in the statute. These charging provisions provide the extent and coverage of the subjects as to whom the tax is applicable. मतलब जो भी टैक्स हम यहाँ पे कलेक्ट करने की बात कर रहे हैं, वो टैक्स किसके ऊपर से कलेक्ट होगा, कितना अमाउंट में कलेक्ट होगा, कैसे कलेक्ट होगा, ये सभी चीज़ें वहाँ पे पर्टिकुलरली मतलब बेसिकली वो वहाँ पे लिखी हुई होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज़ वहाँ पे लिखी हुई नहीं है तो फिर उसके ऊपर में हम लोग टैक्स नहीं ले सकते हैं। जैसे अभी तक हम लोग जानते थे कि जो बिटकॉइन वगैरह होता है उसके ऊपर में जीएसटी नहीं लिया जाता, तो अगर ये कोई और स्टैट्यूट होता तो शायद बिटकॉइन के ऊपर में हम लोग किसी और रूल के तहत भी टैक्स ले सकते थे, बट क्योंकि ये एक टैक्सिंग स्टैट्यूट है तो यहाँ पे हम जो टैक्स है वो सिर्फ तभी ले पाएंगे जब स्पेसिफिकली बिटकॉइन वहाँ पे मेंशन्ड हो। तो ये चीज़ हुआ, जीएसटी को उसमें अमेंडमेंट लाया गया एंड जो बिटकॉइन वगैरह है उसको भी उसमें इंक्लूड किया गया। ठीक है, it also provides the outline in form of subjects in which the legislature wants to cover the law. Charging provisions are to be interpreted strictly as it results in financial burden. There cannot be any ambiguity, and meaning which is clear, obvious, direct is given. Nothing can be inferred to substantiate the intention of the legislature and purpose for which the laws was made. Once the revenue shows that particular subject is covered by law, then tax is applicable for all those subjects, but if it fails to prove, मतलब बेसिकली किसके ऊपर में टैक्स लगेगा ये स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए। अगर वो मेंशनड नहीं है तो उसके ऊपर में किसी भी तरीके से जो टैक्स है वो नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी हैज़ नो रोल टू प्ले, मतलब जो सही होगा उसको कर देंगे, वो नहीं होता है, जो है सिर्फ उसी को करेंगे। इट इज़ बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ डीमिंग लीगल फिक्शन इन्वॉल्व इन टैक्स लॉज, दस वट एवर इज रिटन मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड विदाउट कंसिडरिंग इट्स जस्टनेस। इफ द वर्ड्स आर क्लियर देन कोर्ट हैज़ टू गिव दैट मीनिंग irrespective of consequences it resulted into, or in other words, even if such construction is unequitable, then also court is bound due to legal fiction. Court cannot meet the deficiency by extending the provision of the statute. It is duty of the legislature to rectify it through amendments. मतलब बेसिकली जो लिखा हुआ है सिर्फ उसी को हमें यहाँ पे ले करके चलना है। इसके बाद जो सेकेंड और थर्ड स्टेज था वो था कि अब तक तो हमने ये तो देख लिया कि किसके ऊपर में टैक्स लगाना है, ये सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा। उसके बाद जो चीज़ आएगा वो ये था कि कितना टैक्स लगाना है और टैक्स को असली में कलेक्ट करना। तो अब इन दोनों के बारे में बोला गया है कि these provisions are to be interpreted fairly and liberally to promote the intention of the legislature. In case of contradiction whereby two meanings are coming out, then the one which is reasonable, which is assist in fulfilling the intention of the legislature and solving the purpose for which law was enacted and is preferred. They are to be interpreted in a way so as to enforce and apply charging provisions smoothly. अब बेसिकली हमने मतलब किसके ऊपर में टैक्स अप्लाई होगा या फिर सब्जेक्ट मैटर ऑफ टैक्स, इसको तो हमने स्ट्रिक्ट रूल के तहत इंटरप्रेट कर लिया, बट अब ये जो टैक्स का अमाउंट है ये कैसे और किस तरीके से कलेक्ट होगा, इसके ऊपर में थोड़ा बहुत जो है वो मतलब थोड़ा बहुत छूट दिया जा सकता है। ठीक है, वाई बिकॉज लॉ जो होता है वो किसी भी आदमी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए होता है, तो उस आदमी के ऊपर में इनकम टैक्स या फिर कोई भी टैक्स का अमाउंट कितना ज़्यादा आएगा ये तो खैर
मतलब ये तो जो स्टैट्यूट में दिया हुआ है उसी के बेसिस पे उसको निकाला जाएगा, बट उससे कितना अमाउंट कलेक्ट किया जाएगा और कितना उसको छूट दिया जाएगा, इसमें थोड़ा बहुत जो ये है, मतलब थोड़ा बहुत वहाँ पे छूट दिया जा सकता है। मतलब इस तरीके से छूट देना जिससे कि जो भी आदमी उस टैक्स को दे रहा है उसको बेनिफिट पहुंच सके। तो बेसिकली जो मैंने कहा कि किसी भी टैक्स स्टैट्यूट के 3 उसके हिस्से होते हैं, पहला उसका सब्जेक्ट मैटर, दूसरा उसका अमाउंट एंड तीसरा उसका कलेक्शन प्रोसीजर। तो वो जो लास्ट के 2 स्टेजेस हैं उसके ऊपर में थोड़ा सा जो लिबरल व्यू पॉइंट है वो रखा जा सकता है। So in case of exemption, strict rule does not apply rather than liberal rule is applied. All the conditions under which exemptions are given must be clearly specified. Once the assessee has shown that all the conditions precedent required to claim exemption are fulfilled, then he is entitled to claim exemption. Once the assessee falls within the category of exemptions, then such exemption should be allowed. It cannot be denied on the basis of assumed or likely intention of the authority making the law. ये कुछ यहाँ पे मतलब यहाँ पे कुछ गलत दिया हुआ है। खैर उतना तो हमें डिटेल में लिखना नहीं है, हमें बस बेसिकली यही जानना है कि किसी भी टैक्स स्टैट्यूट को अगर हमें इंटरप्रेट करना हो देन इन दैट केस हमें स्ट्रिक्ट रूल के तहत ही उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, उस हद तक जहाँ तक उसका लीगल, मतलब जहाँ तक उसका बेसिकली जो उसका ये है क्या बोलते हैं, मतलब जो उसका लायबिलिटी निकालने के लिए हमें स्ट्रिक्ट रूल से इंटरप्रेट करना है। उसके बाद उसका कलेक्शन प्रोसीजर एंड कलेक्शन प्रोसीजर के बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं उसका मेन पेमेंट का, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत जो लिबरल व्यू पॉइंट है वो दिया जा सकता है। ठीक है।